हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने सौरमंडल वाला टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें कुछ काम की चीज़ें जाने थे। उसके बाद इस लेक्चर में हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे। सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं और सूर्य के बारे में डिस्कस करेंगे, सौरमंडल डिस्कस करेंगे। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस किया जा रहा है, लूसेंट की बुक से डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें आज का लेक्चर सौरमंडल के ऊपर होगा। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आएगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही लूसेंट का वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट ही कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की, सन की बात कर लेते हैं। देखिए सन, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य सौरमंडल में प्रधान है, ये का प्रधान है यानी सबसे बड़ा है। सूर्य सौरमंडल में सबसे बड़ा, याद रखना है। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो याद रखिए, कोने में स्थित है। 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक कोने में स्थित है। अपनी मंदाकिनी के केंद्र से, यानी अपनी ये मंदाकिनी जो इस से केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है सूर्य। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। तो सूर्य भी अपनी मंदाकिनी में परिक्रमा करता है 250 किलोमीटर की गति से। तो ये भी आपको पता होना। इसकी परिक्रमा काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग 25 करोड़ यानी 25 मिलियन वर्ष लगते हैं। तो 25 मिलियन वर्ष यानी 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है अपने गैलेक्सी का। तो ये आपको याद रखना है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। तो सूर्य जो परिक्रमा करता है गैलेक्सी में, उसे कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। कॉस्मोस ईयर क्या है? सूर्य जो गैलेक्सी में परिक्रमा करता है, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं एक परिक्रमा काल पूरा करने में, तो उसे कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने कक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो देखिए, सूर्य भी अपने यहाँ घूमता है, अपनी कक्ष पे घूमता है। खुद की कक्ष में सूर्य भी घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। याद रखना है ये। उसके बाद देखिए क्या है, इसके मध्य भाग 25 दिनों व ध्रुवी भाग 35 दिनों में एक घूर्ण कर लेता है। तो इसका जो मध्य भाग है वो 25 दिनों में और ध्रुवी भाग 35 दिनों में एक घूर्ण कर लेता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। तो ये तीनों प्रतिशत याद रखिए, पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन कितना है? 71%, और हीलियम कितना है? 26.5%, और अन्य तत्व कितने हैं? 2.5%। ये आ सकता है क्वेश्चन, इसको याद रखना है। सूर्य का केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कोर, CORE कोर, और हिंदी में बोलते हैं क्रोड। तो ये याद रखना है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड या कोर कहा जाता है। केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है, जिसका तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना है। और केंद्र का तापमान कितना है? तो 1.5 डिग्री 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों याद रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻⁷ डिग्री तापमान पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिकी मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन तो हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ये आपको पता होना, एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, सूर्य में नाभिक संलयन की प्रक्रिया होती है। याद रखना है, नाभिक संलयन की प्रक्रिया के लिए ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा तापमान कहाँ पे है? सूर्य पे है। तो वहां पे होती है वाली प्रक्रिया। पृथ्वी में वाली प्रक्रिया नहीं कर सकते, हम बना भी नहीं सकते, क्या के लिए? उसके लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए तापमान की ज्यादा जरूरत है, तो यहाँ नहीं हो सकती। अपने यहाँ पे विखंडन की प्रक्रिया होती है। आपने सुना होगा, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पे करते हैं? पृथ्वी में बनाया जाता है, परमाणु में बनाते हैं, या फिर उसमें होती है। और सूर्य में, तो इसको याद कैसे रखना है?
नाभिकीय संलयन, सा से सूर्य और सा से संलयन, तो ऐसा याद रख लीजिए जिससे कंफ्यूजन ना हो कि विखंडन है कि सूर्य है वो है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है सूर्य में। तो समझ में आ गया होगा आपको, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? सूर्य में होती है। सूर्य की जो सतह को प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य की जो सतह है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश के किनारे प्रकाशमान नहीं होता क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहते हैं या लाल रंग का होता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको सूर्य का डायग्राम बना के। सूर्य का जो डायग्राम है इसमें जो ये वाला मंडल है सबसे बाहरी वाला, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल। सबसे बाहर वाले को वर्णमंडल कहते हैं, याद रखना। इसके बाद जो दूसरे नंबर का आएगा इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल, इसे बोलते हैं प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। तो दो याद रखिए, और बीच वाला जो भाग है इसे सेंटर कहते हैं। केंद्र वाला भाग अपन पढ़ लिए थे अभी, केंद्र वाले भाग को कोर कहते हैं। तो जो बीच वाला भाग है उसे कोर कहते हैं। सबसे बाहर वाले को कहते हैं वर्णमंडल, वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर। और उसके बाद जो दूसरे नंबर का भाग है प्रकाश मंडल कहते हैं फोटोस्फीयर। दूसरे नंबर के भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। तो देखो यहाँ पे यही बताया गया है। वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहते हैं लाल रंग का होता है, तो क्रोमोस्फीयर लाल रंग का होता है सबसे बाहर वाला, तो याद रखना है। समझ जाइए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट कोरोना कहते हैं। जो सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाता है, उसके बाद जो भाग दिखाई देता है रिंग की तरह जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कोरोना कहा जाता है, कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का 72 परत होती है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसीलिए तो बोलते हैं इसे खुली आंखों से ना देखें करके। खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। तो ये सूर्य किरीट एक्सरे किरण उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। तो जो बाहर की छल्ला होता है उससे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, याद रखना है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट के प्रकाश की प्राप्ति होती है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र कितनी है? तो 5 बिलियन वर्ष है, ये याद रखना है। सूर्य की उम्र कितनी है? तो 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 वर्ष है। तो इतने साल तक लगातार सूर्य ऊर्जा देगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं, तो ये याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.16 सेकंड लगते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.16 सेकंड लगते हैं। इतना टाइम लग जाता है, इतनी दूरी पर स्थित है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये कहा गया है सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर, जो सूर्य है उसका उत्तरी ध्रुव को ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये आपको जानकारी इसकी होना। उसके बाद कुछ यहाँ पे ब्रह्मांड के बारे में कुछ हमारा बदलता दृष्टिकोण दिया हुआ है, उसको देखेंगे। लेकिन उसके पहले अपन सूर्य को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही देखेंगे। नहीं, पहले ही देख लेते हैं। चलो पहले ही देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझने वाली बात है। तो ये समझने वाली बात है। इसको ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। तो ब्रह्मांड पहले कैसा था, हमारा दृष्टिकोण कैसे बदला है। देखिए प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड यानी कैलेस्टियल बॉडी विभिन्न कक्षाएं ऑर्बिट में करते थे। यह भूकेंद्रीय सिद्धांत जियोसेंट्रिकल थ्योरी कहा गया है। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टाल्मी ने 140 ईस्वी में किया था। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यूनान के एक वैज्ञानिक टाल्मी ने यह पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना था और सभी ग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द उसकी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, ये कहा था। तो ये किसने कहा था? यूनान के वैज्ञानिक टाल्मी ने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है। तो टाल्मी ने कौन सा सिद्धांत दिया, कभी पूछा तो? टाल्मी ने कौन सा सिद्धांत दिया? पृथ्वी केंद्र में है। और भू कहते हैं पृथ्वी को, और भू केंद्रीय सिद्धांत। भू यानी पृथ्वी, केंद्रीय यानी बीच में, भू केंद्रीय सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोला गया जियोसेंट्रिक। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियोसेंट्रिक का मतलब सेंटर में। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? यूनान के वैज्ञानिक टाल्मी ने कहा था सबसे पहले 140 ईस्वी में। 140 ईस्वी में इन्होंने बताया।
और सही बताया, उनको जैसा लगा तो उस हिसाब से सही बताया ना उन्होंने सोचा। तो उनको ये लगता था देखने में हर दिन की पृथ्वी तो सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, चंद्रमा पूरब से निकल रहा है पश्चिम में डूब रहा है, यानी पृथ्वी बीच में। उनको लगा पृथ्वी बीच में है, सोचे तो उनने पृथ्वी बीच में है और सूर्य और चंद्रमा और सभी तारे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं यानी घूम रहे हैं। तो उनने सही सिद्धांत दिया था उस टाइम पे जब पता नहीं था, तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही था। तो भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? टालमी ने। उनने अपना दिमाग तो लगाया कि पृथ्वी बीच में, बाकी सब ग्रह और ये इनके चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के, तो ये सिद्धांत दिया था। उसके बाद क्या हुआ, ये सिद्धांत कई साल तक चलते रहा। 140 ईस्वी में दिया था, 140 ईस्वी के बाद कई साल तक ये सिद्धांत चलते रहा। चलने के बाद एक पोलैंड के खगोल शास्त्री आए, यानी पोलैंड के खगोल शास्त्री आए। पोलैंड के, इनके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस है, निकोलस कॉपरनिकस नाम के भाई साहब आए, वैज्ञानिक आए, जिन्होंने 1473 से 1543 में, ये सन याद रखिए, 1473 से 1543 में यहां दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर बना है। तो इन्होंने ये बताया आके, कॉपरनिकस नाम के भाई साहब ने आके ये बताया कि बब्बा अभी तक के जो बात अपन सोच रहे थे वो गलत है। सूर्य केंद्र में है पृथ्वी और सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो यहां उन्होंने दर्शाया और इन्होंने इसकी ग्रही परिक्रमा बताई। तो यहां सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। तो इनने जब बताया और प्रूव किया तो सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बन गया और इन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो हेलियोसेंट्रिकल थ्योरी कहा जाता है इसे, हेलियोसेंट्रिकल थ्योरी कहा जाता है। और ये जो सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया करके क्वेश्चन आएगा, तो एक कॉपरनिकस या कॉपरनिक्स ने दिया। 16वीं शताब्दी में ट्राई ब्रो। उसके बाद देखो इनके बाद कौन आए थे, इनके बाद आए थे केपलर नाम के वैज्ञानिक आए और केपलर ने ग्रहों की कक्षाओं के नियम की खोज की थी। तो ग्रह कैसे, कक्षाओं के नियम की खोज की थी। और इन्होंने भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना है। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी धूलमेढ़ की तस्वीर स्पष्ट हुई, अपनी गैलेक्सी की तस्वीर स्पष्ट हुई। और सबसे पहले किसने देखा था अपनी मंदाकिनी को? गैलीलियो ने, ये याद रखना है। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव भी प्राप्त हो गया, यानी समाप्त हो गया। तो अपन जो मान रहे थे कि अपने ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, तो वो भी गौरव उसका समाप्त हो गया कि वैसा नहीं है। बहुत सारी गैलेक्सी है ब्रह्मांड में, बहुत सारी गैलेक्सी, बहुत सारे सौरमंडल है। तो ये समझ में आया। उसके बाद केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये इसने किसने बताया था? केपलर ने बताया था। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया था, ये याद रखना है। तो ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, तो इसको ये याद रखना है। इसके अलावा मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, तो इससे पहले ही पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह आर्यभट्ट ने बता दिया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैस का गोला है। सूर्य के धब्बे जलते हुए गैस का गोला का तापमान आसपास 1500 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्कर 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्ष तक का धब्बा बढ़ता है और 11 वर्ष तक धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावत मैग्नेटिक स्ट्रोम उत्पन्न होती है। इसे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी का उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का डायमीटर कितना है ये आपको पता होना। सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? यानी 110 गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सौरताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। तो ये भी याद रखना है, 13 लाख गुना बड़ा है। और व्यास भी याद रखें कितना गुना है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ यह है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। जो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में, जो पृथ्वी का ध्रुवीय वृत्त होता है ऊपर और नीचे वाला, वहां देर तक चमकना, उसका मतलब होता है मध्यरात्रि सूर्य। मध्यरात्रि का सूर्य
आर्कटिक क्षेत्र, जो पृथ्वी का ऊपर वाला क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र वहाँ दिखाई पड़ता है, तो यहाँ दिखाई देता है। अब उसका दिखाई देने का कारण भी है ना, देखो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, अब सूर्य जब झुकी रहती है, सूर्य मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है 6 महीने तक, एक तरफ में उजेला दिखाई देता है। पृथ्वी घूमने के बाद जब घूम के वापस, तो मैं आपको क्या बता रहा था, तो देखो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अब सूर्य यहाँ पे, तो पृथ्वी घूमने के बाद जब वापस घूमने के बाद वापस चल जाती है, तो एक तरफ में दिन रहता है, लेकिन फिर से घूम के जब वापस सामने सूर्य की तरफ जाती है, तो वहाँ भी दिन ही रहता है। तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब सूर्य इधर हो जाता है और पृथ्वी झुक के 23.5 डिग्री रहती है, तो यहाँ पे दिन ही रहता है, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र में मध्यरात्रि में भी दिखाई देता है। तो ये जानकारी हो ना। उसके बाद जल्दी से बात करते हैं अपन सौरमंडल के पिंड की। जो सौरमंडल के पिंड है उसको देख लेते हैं, कौन कौन से पिंड है उसको भी यहाँ तक देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे अपन आगे। तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय शास्त्री संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, AIU, इसके बारे में भी पता होना। AIU कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जा सकता है आपको, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर, तो ये भी याद रखना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का। इसका एक सम्मेलन हुआ था प्राग में, प्राग सम्मेलन 2006 में हुआ था। प्राग सम्मेलन, प्राग कहाँ पर है, चेक गणराज्य की राजधानी है। 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत ग्रह, कौन से परंपरागत ग्रह, यानी वो पहले ही वाले जो पहले ग्रह थे वही फिर से ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और बौने ग्रह, तो बौने ग्रह कैसे हैं, जैसे प्लूटो को हटा दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है प्लूटो को। चेरान है, सेरस, ये नाम याद रखना है, ये सब बौने ग्रह हैं। 2003 यूबी, ये भी है एक 2003 यूबी, और 313 ये नाम है पूरा, और एक दो है जो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक और ग्रह है मेक, ये भी बौना ग्रह है, मेक, और एक और है HAUMEA, ह्यूमा। ये ह्यूमा को ही यहाँ पे क्या लिख दिया इसने, यूबी लिख दिया, लेकिन यूमा है वो, यूमा 313, 2003 यूमा 313। प्लूटो तो आप जानते ही हैं, और इरिस नाम का भी बौना ग्रह है, तो ये भी याद रखना है, इरिस। तो ये याद रखना है, कुछ बौने ग्रह के नाम है जो पूछे जा सकते हैं क्या है करके। लघु सौरमंडलीय पिंड कौन कौन से, जैसे धूमकेतु है, उपग्रह है, अन्य छोटी खगोलीय पिंडों को कहा जाता है। अब ये देखो, ये है उसके बाद ग्रह की डेफिनेशन। तो ग्रह की क्या डेफिनेशन है यहाँ बताई गई है। ग्रह की डेफिनेशन, ग्रहों के वे खगोलीय पिंड जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिसमें वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ ना हो। ग्रहों की उपस्थिति परिभाषा कब दी गई है, ग्रहों की उपस्थिति परिभाषा IAU के प्राक सम्मेलन में तय की गई है। तो जो अगस्त में सम्मेलन हुआ था 2006 में, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो सम्मेलन हुआ था प्राग में, उसमें यह परिभाषा तय की गई है, और इस आधार पर ही प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 थी, तो घटकर 8 हो गई, ये याद रखना है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ये भी है एक, यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया, जो मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले लेक्चर में, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट बताया था ना, वही है ये। एक होता है इनर प्लेनेट, इसे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं, और जोवन प्लेनेट, तो आउटर प्लेनेट। तो इनर प्लेनेट मैंने बताया था, जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उसके अंदर के जो ग्रह है उसे इनर प्लेनेट कहा जाता है, और उसके बाहर के ग्रह को आउटर प्लेनेट कहा जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को इनर प्लेनेट, क्योंकि ये पृथ्वी के दृश्य होते हैं, यानी पृथ्वी से दिख जाते हैं, इसलिए कहा गया है, ये याद रखना है। और आउटर प्लेनेट शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पति को कहा जाता है, तो याद रखना है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन पांचों ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी अपनी आंखों से पृथ्वी से देखा जा सकता है। तो ये याद रखना है, कौन से मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि, इन ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो ये भी, इसकी भी जानकारी होना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या क्या है,
तो आकार के अनुसार मैंने आपको बताया था, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, जब इसके पहले वाले लेक्चर में बताया, वे याद रखना है। आकार के अनुसार सबसे पहले क्या आता है? आकार के अनुसार सबसे पहले बृहस्पति आता है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो देखो यहाँ भी लिखा है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर 5वें नंबर का पृथ्वी है, फिर 6ठे नंबर का शुक्र है, फिर 7वें नंबर का मंगल है और 8वें नंबर का बुध है। इसके पहले वाला वीडियो देखे, कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ये दोनों आपको समझ में आ गया आकार के आधार पर। अब घनत्व के आधार पर देख लेते हैं, घनत्व के आधार पर। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? सबसे ज्यादा घनत्व है सौरमंडल में शनि ग्रह का। शनि ग्रह के में छल्ले भी हैं, याद रखना, छल्ले बने हुए हैं, रिंग बनी हुई है। तो शनि ग्रह का सबसे ज्यादा घनत्व, इतना ज्यादा घनत्व शनि ग्रह का पानी से ज्यादा घनत्व है। अगर पानी में डाल दें तो डूब जाएगा, ऐसा कर तो नहीं सकते, लेकिन इतना कम घनत्व है कि अगर पानी में उसे डाल दें कि डूब जाएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा घनत्व मिलेगा आपको अरुण का। तो एक क्रम भी याद रखें, अरुण का, फिर बृहस्पति का, फिर नेपच्यून का, मंगल का और शुक्र का। तो एक घनत्व का क्रम भी याद रख सकते हैं आप। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने घनत्व नहीं बताया था, क्रम बताया था शायद, लेकिन याद नहीं क्या बताया था। तो इसको देख सकते हैं आप। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? शनि का, दूसरे नंबर में अरुण का, तीसरे में किसका? बृहस्पति का, चौथे में नेपच्यून का, और पांचवें में मंगल, और छठे में शुक्र। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है? तो सूर्य से दूरी के आधार पर कोई दिक्कत नहीं, लाइन से जैसे सौरमंडल बना हुआ है। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध, और सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? अरुण। तो ये आपको याद रखना है। मैप देखे होंगे आपने, पिछले वाला, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। देखिए, द्रव्यमान वाले नहीं आते, लेकिन फिर भी पता होना। द्रव्यमान के अनुसार देखो, बुध है, फिर मंगल है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बुध। न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बुध। और अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। द्रव्यमान बोला, न्यूनतम द्रव्यमान वाला यानी बड़ा, तो बड़ा कौन सा है? हो गया बृहस्पति। और सबसे छोटा बुध, तो वही है। न्यूनतम द्रव्यमान वाला है बुध और सर्वाधिक द्रव्यमान वाला है बृहस्पति। परिक्रमा काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सबसे ज्यादा परिक्रमा काल के आधार पर देखो, बुध की है, 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है सूर्य की। बुध की है, फिर शुक्र की है, फिर पृथ्वी की है, फिर मंगल की है, फिर बृहस्पति की, फिर शनि, अरुण। तो ये पूरा क्रम से ही है, दूरी के आधार पर जो है उसके क्रम से ही है, याद रखना है। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो देखो, परिभ्रमण के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र है। अपनी कक्ष पर घुमाव के आधार पर ग्रहों का क्रम। तो शुक्र घूमता है, फिर बृहस्पति घूमता है, फिर बुध, पृथ्वी। तो ये इसमें बताया गया है अपनी कक्ष में झुकाव के आधार पर, है ना। तो अपनी कक्ष में झुकाव के आधार पर पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी है। तो ये जो अपन ने अभी देखे, सूर्य से दूरी के आधार पर, पृथ्वी से दूरी के आधार पर, बड़ा व भारी के क्रम के अनुसार। तो इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं, जिसको याद रखने में आसानी जाए। तो ये देखिए हमारे सोलर सिस्टम, सौर मंडल का डायग्राम। तो देखिए यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सूर्य से दूरी के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। दूसरा, पृथ्वी से दूरी के आधार पर कौन से ग्रहों का क्रम कैसा है, और बड़ा व भारी के आधार पर क्या है। तो एक एक करके देखते हैं, आपको याद रखना। देखिए, सूर्य से सबसे पास है बुध। तो बुध, ये सूर्य से दूरी के आधार पर अपन देख रहे हैं, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। याद रखिए, अरुण पहले आता है, वर्णमाला में आ अनार का पहले आता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। वा बाद में आता है, तो आ पहले आता है, तो अरुण पहले आता है, और वरुण। और इंग्लिश नाम भी याद रखिए, कभी कभी इंग्लिश नाम ऑप्शन में दे देता है। इसे कहते हैं अरुण को यूरेनस और नेपच्यून। तो यूरेनस पहले है, फिर नेपच्यून है। तो ये सूर्य से दूरी के आधार पर कभी पूछा जाए तो सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये डायग्राम आपको बिना देखे बनना चाहिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। क्रम भी पूछा जाता है, तो क्रम याद रखना जरूरी है। अब देखिए, पृथ्वी से दूरी के आधार पर बहुत आसान है। सबसे पहले है, पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह है शुक्र। तो शुक्र पहले बनाना है। देखिए आप इधर साइड एक मंगल बना लीजिए। तो ये पहला, सबसे पहले है, लेफ्ट में जाना है शुक्र, फिर मंगल, फिर तीसरे नंबर में बुध, और उसके बाद बहुत आसान है, चौथे नंबर में बृहस्पति, पांचवें नंबर में शनि, छठवें नंबर में अरुण, और सातवें नंबर में है वरुण। तो ये बहुत आसान है, याद रखना। सिर्फ एक बार आपके दिमाग में ये डायग्राम बैठ जाए तो आप याद रख लेंगे। देखिए, सबसे पास है शुक्र, पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र। फिर दूसरा है मंगल,
फिर तीसरा है बुध। तो ये 3 बार याद रखना है आपको। पहला शुक्र, पहले लेफ्ट में चलिए, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, उसके बाद पूरा क्रम से ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और टोटल 8 ग्रह हैं। तो ये सूर्य, तो ये पृथ्वी से दूरी के आधार पर था। तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम आपको टिप्स पे होना, आपको डायग्राम बिना देखे बनना चाहिए। पहला है शुक्र, फिर दूसरा मंगल, फिर तीसरा पृथ्वी, फिर क्रम से ये चौथा बृहस्पति, पांचवा शनि, छठवां अरुण और सातवां वरुण। ये काय के आधार पर है? पृथ्वी से दूरी के आधार पर। अब बड़ा और भारी के आधार पर देख लेते हैं। तो आप जानते हैं सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल कौन सा है? बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहते हैं। जुपिटर, बृहस्पति, ये क्रम से ये देखिए, जुपिटर के बाद दूसरे नंबर में सैटर्न, यानी जिसे हम शनि ग्रह कहते हैं। तीसरे नंबर में है यूरेनस, जिसे अरुण ग्रह कहते हैं, और वरुण ग्रह, जिसे नेपच्यून कहते हैं। तो ये क्रम हो गया। ये अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? बड़ा व भारी के आधार पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्रम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5वें नंबर का पृथ्वी है, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो 5वें नंबर का ग्रह है, आकार और भारी के आधार पर। फिर छठवां है छठवां है वीनस, सातवां है मंगल और 8वां है मरकरी। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, मरकरी। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। तो देखिए कैसा पढ़े अपन ने अभी इसको, बड़ा व भारी क्रम के अनुसार। पहला कौन सा है? पहला तो आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला कौन सा है? जुपिटर, दूसरा सैटर्न, तीसरा है यूरेनस, चौथा है नेपच्यून। तो ये क्रम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो 4 के बाद 5वां आएगा पृथ्वी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6वां शुक्र को लेना है, 7वां मंगल को लेना है और 8वां मरकरी को लेना है। तो ये इसका भी क्रम याद हो गया। तो ये 3 क्रम तो आपको याद रखना ही रखना है। झुकाव उकाव के आधार पर आ भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन ये 3 जरूर आते हैं। जैसे सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम आ सकता है, पृथ्वी से दूरी के आधार पर क्रम आ सकता है, बड़ा व भारी के आधार पर क्रम आ सकता है। तो ये इसको तो आप याद रखना ही रखना है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध ग्रह ऐसा है और शुक्र ग्रह ऐसा है जिसके कोई उपग्रह नहीं है। एक ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो उल्टे घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं? सौरमंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं, 8 में से 6 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एक शुक्र है और एक अरुण है। तो देखो, जिनके पीछे नस लगा है वो उल्टे घूमते हैं, ऐसा याद रख लेना है। यूरेनस और वीनस, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉक का मतलब क्या समझ में आया आपको? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये 2 ग्रहों में सूर्योदय जो है वो पश्चिम से दिखाई देता है। तो ऐसा याद रखना है, क्वेश्चन आता है। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनमें सूर्योदय पश्चिम से दिखाई देता है। बाकी जितने भी 6 ग्रह बचे हैं ये कैसे घूमते हैं? ये घूमते हैं, जितने भी हैं ये वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, पश्चिम से पूरब घूमते हैं। अपनी पृथ्वी कैसी घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है। इसीलिए हमें सूर्योदय, चंद्रोदय और तारे पूरब से पश्चिम की ओर दिखाई देते हैं। कारण क्या है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब घूमती है। यानी पश्चिम से पूरब का मतलब क्या हुआ? पश्चिम से पूरब का मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज घूमती है। समझ में आ गया आपको? क्लॉक कैसी घूमती है आपने देखे होंगे। ये क्लॉक होती है, कांटे इधर से इधर जाते हैं, यानी ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं ना, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट को बोलते हैं क्लॉकवाइज और ईस्ट टू वेस्ट को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया होगा आपको? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये आ जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है एस्ट्रॉयड बेल्ट। प्लूटो कहाँ पे? प्लूटो यहाँ पे। और एक बात याद रखिए, जो वरुण ग्रह के बाहर का जो क्षेत्र होता है, वरुण ग्रह के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। क्यूपर बेल्ट कहा जाता है, KUIPER, क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। किसके? नेपच्यून के बाहर का जो क्षेत्र होता है, यानी कहा जाए नेपच्यून के बाहर का एरिया को क्यूपर बेल्ट कहा जाता है, बोलते हैं। वह एरिया जो नेपच्यून से परे है उसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आया प्लूटो कहाँ पे स्थित है? तो प्लूटो कहाँ पे स्थित है? वो क्यूपर बेल्ट पे स्थित है। काहे कि इसके बाहर का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जा रहा है? इसके बाहर से लेकर सूर्य तक के का जो भी क्षेत्र है उसे KUIPER, क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन आ सकता है कभी, तो ये भी याद रखना है आपको। उसके अलावा अपन वापस चलते हैं। ये मैंने एक वीडियो बनाया था सौरमंडल का जो पार्ट पहला है, उसमें इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब डिस्कस किया था, क्या क्या आते हैं, कैसे आते हैं करके। तो आप वाला लेक्चर को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो वापस चलते हैं अपन लूसेंट की बुक में। तो वापस आ गए हैं अपन हमारी बुक में ही।
लूसेंट की। तो देखिए मैंने आपको यहाँ से एक इनर प्लेनेट बताया था, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट मैंने बताया था, जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर वाले जो 4 ग्रह हैं उन्हें इनर प्लेनेट कहा जाता है। जो 4 ग्रह हैं कौन से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसे इनर प्लेनेट कहा जाता है। और इधर के जो बाहर के 4 ग्रह हैं इसे आउटर प्लेनेट कहा जाता है, जैसे बृहस्पति, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण। तो ये आउटर प्लेनेट और ये इनर प्लेनेट। तो कभी क्वेश्चन आ सकते हैं कौन सा इनर है कौन से बाहर है, तो आपको देखना है इसे। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, आकार के अनुसार बताया था। आकार यानी बड़ा व भारी, यही है आकार यानी बड़ा व भारी, डायग्राम में बताया था ना, तो ये वही वाला है। और एक दूसरा क्या बताया था, सूर्य से दूरी के हिसाब से बताया था मैंने आपको, तो ये भी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया। और पृथ्वी से दूरी के आधार पर, जो यहाँ पे नहीं है लेकिन मैंने बता दिया था, पृथ्वी से दूरी के आधार पर। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये वाली चीज़ भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ फिर से देख लेते हैं। शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूमने एवं परिक्रमा की दिशा एक ही है। देखिए शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों की घूर्ण एवं परिक्रमण दिशा एक ही है। शुक्र और अरुण की घूर्ण दिशा पूरब से पश्चिम है, लेकिन यहाँ पे बुक वाले ने गलत लिख दिया है, ये एंटी क्लॉक आएगा, है ना। पूरब से पश्चिम तो लिख दिया है लेकिन ये गलत छप गया है यहाँ पे क्या आएगा, एंटी क्लॉक आएगा। ये याद रखना है आपको, एंटी क्लॉक आएगा। तो शुक्र और अरुण कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी पूरब से पश्चिम घूमते हैं। और यहाँ पे जो सूर्योदय है वो पश्चिम दिशा से होता है, याद रखना है। इसको उल्टे घूमते हैं कह सकते हैं अपन, क्यों, बाकी अपने सौरमंडल के पूरे ग्रह सीधे घूम रहे हैं, तो ये दोनों को उल्टे कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्ण दिशा पश्चिम से पूरब है। वेस्ट टू ईस्ट है ना, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है, जब भी तो हमको सूर्योदय पूरब से दिखाई देता है। तो इसको क्या कहेंगे अपन, क्लॉकवाइज कहेंगे। ये गलत छप गया है, या एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में इन्होंने गलत कर दिया है। तो ये पश्चिम से पूरब को मतलब क्लॉकवाइज होता है, क्लॉक घूमती है पश्चिम से पूरब, देखे होगे आपने, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने सूर्य के बारे में जाने थे और कुछ क्रम देखे थे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इन्फॉर्मेशन डिस्कस किए थे। तो यह लेक्चर में इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर में हम सौरमंडल के पूरे 8 ग्रह के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आपको हमारे लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। नमस्ते।